खबर के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई। तो जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश की सियासत और वहां बिगड़ते हालात को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यूनुस सरकार जनादेश के बिना सत्ता में है और मौजूदा हालात के लिए वही जिम्मेदार है। इसके साथ ही शेख हसीना ने कई गंभीर आरोप भी यूनुस सरकार पर लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस सरकार बांग्लादेश के हालातों की सच्चाई छिपाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हादी हत्याकांड पर बांग्लादेश पुलिस ने यूनुस की पोल खोल दी। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई और एकजुट होने का आह्वान उन्होंने किया। कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात पर सियासत भी गर्म है और सवाल यही है कि क्या यूनुस सरकार इन हालातों को संभाल पाएगी या फिर ये संकट और ज्यादा गहराता जाएगा। आखिर क्योंकि अगर हम देखें तो हाल ही में अभी कुछ महीने के अंदर बांग्लादेश में चुनाव होने की भी बात कही जा रही थी और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहां पर चुनाव ना हो इसके लिए इस तरीके की हिंसा वहां पर प्रायोजित की जा रही है। क्या कुछ ताजा हालात वो आपको बताएंगे, साथ ही शेख हसीना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूनुस पर शेख हसीना ने हमला बोलते हुए आखिर क्या कुछ कहा है। तो सीधे तौर पर जो बवाल इस समय देखने को मिल रहा है उस पर शेख हसीना ने यूनुस पर हमला बोला है। जो हिंसा की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल माफ कीजिएगा बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार यूनुस सरकार को ही ठहराया गया है शेख हसीना की तरफ से। और पुलिस का हादी के हत्यारे पर भी बयान सामने आया है। न्यूज एजेंसी को ईमेल के जरिए ये इंटरव्यू शेख हसीना ने दिया है और कहा है कि 9 बार चुनी गई पार्टी पर आखिर बैन क्यों लगाया गया। दरअसल जो शेख हसीना की पार्टी है उस पर बैन लगाया गया मोहम्मद यूनुस की तरफ से। रणनीतिक फैसले लेने का हक नहीं है मोहम्मद यूनुस को क्योंकि वो चुनकर सत्ता में नहीं आए हैं, ये बात शेख हसीना ने कही। इसके साथ ही कहा कि रणनीतिक फैसले लेने का बिल्कुल उन्हें हक नहीं है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से नाकाम है, विफल है। यूनुस सरकार में गुंडों को खुली छूट मिली हुई है, जेल से उन्हें छुड़ाया गया है। तो ये तमाम बातें यूनुस सरकार को लेकर कहा गया शेख हसीना की तरफ से। दरअसल शेख हसीना ने एक निजी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया ईमेल के जरिए और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें कही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां एक तरफ यूनुस सरकार पूरे बांग्लादेश में जो हिंसा के हालात बने हुए हैं, जो हालातों पर बेकाबू हालात होते नजर आ रहे हैं, उसको छुपाने के काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पुलिस ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी है। दरअसल हाल ही में जो हादी की हत्या हुई उस हत्या पर बड़ा बयान पुलिस की तरफ से दिया गया और सीधे तौर पर जो सच्चाई है वो बताई गई बांग्लादेश पुलिस की तरफ से। हादी की हत्या पर बड़ा बयान देते हुए हादी का संदिग्ध शूटर फैसल करीम मसूद है, ये इस बात की जानकारी दी गई और साथ ही बताया गया कि फैसल के देश छोड़कर जाने के कोई सबूत नहीं, क्योंकि इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी कि फैसल देश छोड़कर के जा चुका है। लेकिन अब उस पर पुलिस ने सच्चाई सामने ला दी। खुफिया एजेंसियां फैसल का पता लगाने में फिलहाल जुटी हुई हैं, ये बात पुलिस की तरफ से कही गई। साथ ही कहा गया कि फैसल की आखिरी लोकेशन के बारे में भी जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं है। और ये एक बात और उसमें कही गई कि अब तक किसी राष्ट्रीय पार्टी की कोई भूमिका इस बीच हादी की हत्या के बीच में नजर नहीं आई। दरअसल आपको बता दें कि नेता हादी की हत्या के बाद में ही बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते हुए नजर आए थे। हिंसा की कई सारी खबरें सामने आई थी क्योंकि जब हादी पे 2 हमलावरों ने उसे शूट किया तो उसका वो घायल हो गया, जिसके बाद सिंगापुर उसको ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज चला, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो गई और जिसके बाद में बांग्लादेश के अंदर हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। अब बांग्लादेश के झूठ का जो सबूत है वो 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे बांग्लादेश की और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे दिल्ली की, कि किस तरीके से बांग्लादेश का जो झूठ है वो इस वक्त उजागर हो रहा है। देखिए बांग्लादेश में हिंसा की खबरें भी सामने आती हैं लेकिन सच्चाई भी यही है। हालांकि जो यूनुस सरकार है वो इस पर लीपापोती करने का काम करती है, इन सभी सच्चाइयों को छुपाने का काम करती है। लेकिन अब इस समय अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई उजागर हो चुकी है और ये 2 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ है बांग्लादेश की तस्वीरें कि हिंसा पर काबू पाने की कोशिश किस तरीके से वहां का प्रशासन कर रहा है और वहीं दिल्ली की तस्वीरें एकदम शांति व्यवस्था। तो सीधे तौर पर बांग्लादेश का जो ये झूठ है वो इस वक्त सामने आ चुका है और बांग्लादेश में जो हिंसा और जो हालात बिगड़े हुए हालात है उसको लेकर हाल ही में संघ प्रमुख का बयान भी इसको लेकर के
सामने आ चुका है और संघ प्रमुख की तरफ से सीधे तौर पर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही गई है। और दो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश के झूठ के जो सबूत है। बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए और आप ये दिल्ली की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फिलहाल की अगर हम देखें तो स्थितियां वहां पर अभी भी तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। तो ये दो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन दो तस्वीरों के साथ ही बांग्लादेश की अगर जब हम बात करते हैं तो कई सारी तस्वीरें वहां से सामने आती हैं। और हाल ही में जिस तरीके से एक हिंदू युवक की हत्या की गई मॉब लिंचिंग के द्वारा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में काफी गुस्सा है और अलग अलग बयान भी नेताओं के सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की तरफ से जब इंटरव्यू उन्होंने दिया तो इस इंटरव्यू में भी उन्होंने पूरा जो बांग्लादेश में हालात है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर यूनूस सरकार को ही उन्होंने जिम्मेदार इसके लिए ठहराया है। तो दिन प्रतिदिन बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बांग्लादेश हिंसा को लेकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अल्पसंख्यक और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा और कहा कि सुरक्षित अगर रहना है तो आप सभी एकजुट हो जाइए। हिंसा रोकने में यूनूस सरकार पूरी तरह से विफल रही है, फेल रही है, ये बात मोहन भागवत की तरफ से कही गई। और साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद का भी पूरी दुनिया से आह्वान किया है कि आप सभी लोग आगे आएं और बांग्लादेश में जो हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो तरीके से निशाना बनाया जा रहा है आप उनकी मदद कीजिए। तो ये बयान हाल ही में सामने आया है मोहन भागवत का। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बांग्लादेश में जो हिंसा जारी है उसको लेकर चौतरफा निंदा भी हो रही है, विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के प्रद्योत माणिक्य की तरफ से चिंता भी जाहिर की गई है। असम के प्रमुख नेता के तौर पर प्रद्योत माणिक्य को जाना जाता है और उन्होंने सीधे तौर पर बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसके लिए चिंता जाहिर की है। क्या कुछ कहना है उनका वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ पूरी साजिश रची जा रही है कि किस तरीके से भारत में माहौल बिगाड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे 2 महीने के बाद में, नई सरकार जो आएगी वो नॉर्थ ईस्ट के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय को उन्होंने सीधे तौर पर निशाना बनाया और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाली हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए वहां पर मजबूर हो रहे। तो प्रद्योत माणिक्य की तरफ से ये पूरी चिंता जाहिर की गई। उन्होंने बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसको लेकर ये बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं भारत में उन सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए, देश हित के लिए उन्हें एक साथ आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बांग्लादेश में भारत आने वाले को वीजा ना दिया जाए, केंद्र से उन्होंने अपील की है। और साथ ही टिप्रा मोथा पार्टी के संस्थापक और साथ ही त्रिपुरा के शाही वंशज हैं प्रद्योत माणिक्य, जिनकी तरफ से ये चिंता जाहिर की गई है। लेकिन आखिर बांग्लादेश की अगर जमीनी हालात की अगर हम बात करें कि वहां पर हिंदुओं की स्थिति क्या है तो वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 16.5 करोड़ लोगों की है और इसमें 2022 की अगर जनगणना की बात करें तो उसके मुताबिक ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं 16.5 करोड़, जिसमें से करीब सिर्फ 1.3 करोड़ लोग ही हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको लगातार वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनके घरों को, मंदिरों को और जिनके व्यवसाय हैं, दुकानें हैं, उनको आग के हवाले किया जा रहा है। कुल आबादी का लगभग 7.95% और पूरे बांग्लादेश में हिंदू फैले हुए हैं और उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर पिछले 1 साल के अंदर जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है। कुल जिलों में हिंदू की संख्या जो है वो ज्यादा है और गोपालगंज की अगर हम बात करें तो करीब 28.94% हिंदू आबादी है वहां पे। सिलहट डिवीजन की जब हम बात करें तो वहां पर गोल बाजार में 24.44%, रंगपुर डिवीजन के ठाकुर गांव में 22.11% और इसके साथ ही खुलना जिले में हर 5वां व्यक्ति हिंदू है। तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकिन वहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए वहां पे जो हिंदुओं की संख्या है वो भी लगातार घट रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने में भी यूनूस सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है और इसकी चौतरफा निंदा भी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ गए हैं ढाका से फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। नवल संघ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो शेख हसीना ने जो इंटरव्यू अभी हाल ही में दिया है एक जो न्यूज एजेंसी है उसको ईमेल के जरिए, उसमें कई सारे आरोप भी, गंभीर आरोप यूनूस सरकार पर भी लगाए और साथ ही कई सारे सवाल भी करे कि 9 बार की चुनी हुई पार्टी को आपने आखिर किस आधार पर बैन किया है। जी देखा जाए तो उनकी बात अवामी लीग जो है वो
काफी लंबे समय तक बांग्लादेश के जो सियासी वो है उसमें वो रहा है और पायोनियर पार्टी है, साथ में लिबरेशन वॉर बांग्लादेश का लड़ा था, शेख मुजीबुर के नेतृत्व में बांग्लादेश आजाद हुआ था और उसके बाद एक लेगासी है पूरा आवामी लीग गवर्नमेंट का, आवामी लीग पार्टी का। तो उसके साथ अगर देखा जाए तो उनकी बात कि भाई आवामी लीग को बैन कैसे, उसके बिना जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन नहीं होगा, कोरोनेशन होगा, तो बिल्कुल जायज बात है क्योंकि बिल्कुल। बांग्लादेश में अभी भी आवामी लीग पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी, वोट बेस के हिसाब से देखा जाए और उनका जो सपोर्टर वर्ग है उसको हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी में आता है। उसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बाद में जातीय पार्टी और जो इस्लामिस्ट पार्टियां वगैरह छोटी मोटी पार्टियां है। आवामी लीग एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है, उसको इग्नोर करके इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में लोगों में वोट के लिए उत्साह नहीं होगा, वो जायज बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो इलेक्शन के बारे में उनकी जो चिंताएं हैं, यहाँ पे भी बांग्लादेश में भी काफी सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और लिबरल फोर्सेस है और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जी। हालांकि वो डरे हुए हैं इसलिए ज्यादा खुल के बता नहीं रहे और उसको उनका पक्ष नहीं ले पा रहे आवामी लीग का, लेकिन उनका एक कहना है कि भाई अगर आवामी लीग के कुछ लीडर्स के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप है तो आप लीडर्स को बैन कर सकते हो, उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो, लेकिन आप पूरा पार्टी को कैसे बैन कर सकते हो? जिसका बिल्कुल। इतना बड़ा वोट बेस है उसको बैन करना वो एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो कोई इंडिविजुअल के खिलाफ केसेस हो सकता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना जो है वो एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और जो भी विश्व के बाकी देश लोकशाही की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को बाहर लाने की बात, उसको सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पे बाहरी तौर पे वैश्विक आवाज जो है वो चुप है, वो उस मुद्दे को नहीं उठा रहे कि भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो इसका लंबा इतिहास रहा है, सबसे बड़ा पार्टी है, उसको बैन करके इलेक्शन करोगे, वो इलेक्शन थोड़ा पार्टिसिपेटरी इलेक्शन होगा, वो जी। इलेक्शन पार्टिसिपेटरी नहीं होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोई भी देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है और हाल के दिनों में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो और उसके साथ साथ न्यायतंत्र जो है वो सबका इंडिपेंडेंट और एक मजबूत इंस्टीट्यूशन के रूप में होना बहुत आवश्यक है। वो इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना या उसको मजबूत करने का काम जो है वो तो हुआ नहीं, लेकिन ये दौरान यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वो इंस्टीट्यूशंस वीक बने हैं, तो उसको लेके गंभीर चिंताएं बांग्लादेश के आने वाले भविष्य के लिए है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूं जी। कि जो बांग्लादेश का हालत है उसमें कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखे तो मार्च 1996 1996 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुआ बांग्लादेश में और वो था कि जब भी बांग्लादेश में इलेक्शन होगा तो केयर टेकर न्यूट्रल पार्टी न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम बनेगा और उसके तहत इलेक्शन होगा। और उसके बाद जून 1996 में इलेक्शन हुआ जिसमें पहली बार शेख हसीना एज ए पीएम इलेक्ट होके आई जी। और उसके बाद बीएनपी का सरकार बना। फिर बाद में 2009 के अंदर दूसरी बार इलेक्शन हुआ जिसमें आवामी लीग की शेख हसीना की फिर से सरकार बनी, लेकिन शेख हसीना के टेन्योर में उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया जो 115th अमेंडमेंट, जी। जिसके तहत बांग्लादेश में से केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम हटाया गया, वो शेख हसीना ने हटाया। और उसके बाद देखा जाए तो जो भी सब्सिक्वेंट इलेक्शन हुए उसमें बीएनपी जो दूसरे नंबर का पार्टी था वो पार्टी इलेक्शन बॉयकॉट किया। तो ये जिम्मेदारी शेख हसीना का था, उनको बिल्कुल। ये जो रिफॉर्म्स जो बांग्लादेश जैसे देश के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम होना जरूरी है, जी। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी पीएम बनता है वो 5-7 जो बड़ी पोस्ट है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एक बार जी। अपने हिसाब से आदमी को सेट कर दिया जी। तो फिर वो मशीनरी का मिसयूज होने का पूरी संभावना रहती है और उसका इतिहास रहा है। उसमें बिल्कुल। कोई पार्टी बाकात नहीं है, बीएनपी हो या आवामी लीग हो या इरशाद की जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, सब ने इलेक्शन जो गवर्नमेंट मशीनरी का इलेक्शन जी। में अपने हितों को प्रमोट करने के लिए यूज किया है। तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम होना जरूरी है। जैसे आवामी लीग का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बहुत जरूरी है, वैसे केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम फ्यूचर में भी होना जरूरी है। फिलहाल नवल सिंह परमार अगर हम देखें तो वहां के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और उन हालातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं यूनूस सरकार, और सीधे तौर पर वहां पर कोशिश भी कर रहे हैं और चीजों को छिपाने की भी कोशिश में मोहम्मद यूनूस लगे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।